बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस क्यों जरूरी होती है? बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ न्यू बैक्टीरिया। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया जब डिवाइड होके 2 से 4, 4 से 16, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 होते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती है दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ह्यूमन सेल्स जो हैं वो माइटोसिस मियोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं, तो उनमें सबसे पहले वो प्रोटीन सिंथेसिस का एक अमल जो है वो शुरू होता है। ठीक है, अब बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स वो ड्रग्स हुए जो कि बैक्टीरियल प्रोटीन जो बन रही है दैट इज रिक्वायर्ड फॉर बैक्टीरियल फर्दर डिवीजन, उसको नहीं बनने देंगे वो। ठीक हो गया, इसीलिए हम इन ड्रग्स को बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। यानी कि ये जो एक्चुअल लिविंग बैक्टीरिया हैं जो डिवाइड नहीं कर रहे, जो कि इट्स समथिंग वेरी अनकॉमन या आपको ज्यादा देखने में नहीं मिलता आपको, ये उन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक नहीं करता, ये उन बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है दैट आर अबाउट टू डिवाइड। ठीक है, इसलिए हम इनको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं, यानी कि ये फर्दर बैक्टीरियल डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होने देगा। ये इसको हम 3 में डिवाइड कर लेते हैं, जिसके अंदर हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम आ जाते हैं बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उसमें हमारे क्लोरमफेनिकोल और टेट्रासाइक्लिन, ये दो बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड और बहुत अरसे से इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स हैं। देन वी हैव द मॉडरेट स्पेक्ट्रम, ठीक है, जिसमें आपकी मैक्रोलाइड आ जाती है। ठीक है, पिछले दिनों ये बड़ी डिमांड में थी, और आपकी कीटोलाइड आ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जाकर काम करते हैं अपना। ठीक है, जिनमें लिंकोसमाइड, स्ट्रेप्टोग्रामिन और लाइनोसोलिड आपका आ जाता है। ये जो तमाम ड्रग्स हैं, इसमें से ज्यादातर जो चीज पूछी जाती है दैट इज क्लोरमफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन एंड मैक्रोलाइड। ठीक है, अनलेस तुम लोगों की खुदा न खास्ता किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब ना हो, तो फिर तुम लोगों को ये लाइनजोलिड वगैरह और इस तरह की चीजें जो है वो फेल करने के लिए भी पूछी जा सकती हैं। गॉड ब्लेस यू पीपल विद दैट। अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू इंडिविजुअल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स, इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अमल के दौरान आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन इस फिगर से अलहदा या इस फिगर से परे प्रोटीन सिंथेसिस जेन में लेकर आओ। ठीक है, एक जो हम पढ़ते होते थे कि जी आपका पहले जो है वो एक डीएनए का स्ट्रैंड होता है। ठीक है, डीएनए के स्ट्रैंड से जो है वो उस स्ट्रैंड का एक आरएनए का टेम्पलेट बनता है। ठीक है, उस आरएनए के टेम्पलेट के ऊपर जो है वो राइबोसोम वो उसके साथ अटैच होते हैं, और फिर जो है वो आगे आकर इंडिविजुअल प्रोटीन चेन एक पूरी बनती है। उस चेन को बनाने के लिए जो है उसमें ट्रांसफर आरएनए भी लगता है, मैसेंजर आरएनए भी लगता है, वो कोडॉन्स सारे लेकर आते हैं। तो उस अमल को सारे को थोड़ा सा जहन में लेकर आओ। आई होप कि तुम लोगों को वो याद हो थोड़ा बहुता, कि वो जो सारा प्रोटीन सिंथेसिस का अमल तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब उसी चीज को थोड़ा हम बैक्टीरिया के लिहाज से जो है वो देख लेते हैं। पहली चीज जो तुम लोगों को पता होनी चाहिए, नंबर 1, उसमें क्या होगा, ये आपका राइबोसोम है। ठीक है, इसके ऊपर मैसेंजर आरएनए आकर लग गया। ये आपका एक ट्रांसफर आरएनए है जिसके साथ एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है। ठीक है, इसने सबसे पहले आकर मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाना है इसने। ठीक है, और साथ इसका जो अमाइनो एसिड है वो पहले वाले अमाइनो एसिड के साथ, या जो इससे पहले जो ट्रांसफर आरएनए था उसके साथ जो अमाइनो एसिड लगा हुआ था, उसके साथ ये एक पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो फॉर्म कर लेगा। और ये भी फिर इस तरह ये जो 1 2 3 4 5 की चेन बनी हुई है, ये भी इसके साथ चेन में लगकर 6 नंबर अमाइनो एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये कर लेने के बाद अमाइनो एसिड इस चेन का हिस्सा बन जाएगा। जो ट्रांसफर आरएनए है वो आपका अनचार्ज होकर वापस आपका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें चला जाता है। ठीक है, फिर जो आपका ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के ऊपर लगा होता है, ये अल्टीमेटली मूव कर जाता है नेक्स्ट उसके ऊपर स्टेज के ऊपर, और आहिस्ता आहिस्ता ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर से होता हुआ डिटैच होता हुआ राइबोसोम के साथ बाहर निकल जाता है। फिर इसी तरह T6 जैसे ये ट्रांसफर आरएनए है, इसकी जगह एक और ट्रांसफर आरएनए आके लगता है, उसको T7 कह लो।
उसके साथ भी एक अमाइनो एसिड होगा, उसको 7 नंबर दे दो, वो भी इस 5, 6 और फिर 7 के साथ जो है वो अटैच हो जाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपका पूरा एक अमाइनो एसिड का चेन नहीं बन जाता जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड करता हो। इस तरह से आपकी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो चल रही है आपकी। दिस इज मैसेंजर आरएनए। अच्छा, ये बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं है, ये ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस है, लेकिन बैक्टीरियल और ह्यूमन प्रोटीन सिंथेसिस मोर और लेस तकरीबन एक जैसी चीज होती है, ठीक है। इसमें आई होप के तुम लोगों को जो है वो आवाज भी इसकी आ जाएगी। सो या हियर गोस, और से देखना। This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. अच्छा, इस वक्त हम, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जिसमें से हम बाहर निकल रहे हैं, और ये हमारा मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये न्यूक्लियर पोर्स हैं और ये बाहर अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है। ये मैसेंजर आरएनए जो है वो बन गया हुआ है, ठीक है। Protein factories in the cytoplasm called ribosomes. ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम का बड़ा यूनिट है, ठीक है, और ये उसका छोटा यूनिट है। प्रिज्यूम कर लो कि ये जो है आपका बैक्टीरियल राइबोसोम है और ये उसका 50s यूनिट है और ये उसका 30s यूनिट है। ये मैसेंजर आरएनए जो है वो इसके साथ आकर लग गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे वो दोनों के दरमियान बैक्टीरिया के अंदर था। Bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. ये आपका समझ लो कि ट्रांसफर आरएनए है, इसके ऊपर ये अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक है। अब इसने जो है वो मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड कर जाना है। इसने थोड़ी सी डिटेल ही आपको कोडॉन्स वगैरह की देगा, उसके ऊपर अभी ध्यान ना लगाना अभी। There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. अब ये जो अमल है सारा, ये ट्रांसफर आरएनए एक आता है, आके जुड़ जाता है, दूसरा आता है, आके जुड़ जाता है, ये वो वाला चल रहा है सारा आपका। As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. अच्छा, अब ये ऊपर देखते जो ये जो पूरी चेन बन रही है ना, ये अमाइनो एसिड्स की बन रही है आपकी, ठीक है। ये देखो, This is added to a के जो है वो अमाइनो एसिड आकर अटैच होते जा रहे हैं। ट्रांसफर आरएनए इसके साथ मैसेंजर आरएनए के साथ आकर अटैच होता है, जो अमाइनो एसिड होती है उसको प्रोटीन चेन के साथ लगाता है और फिर उसके बाद आगे चला जाता है। growing chain of amino acids. ये बैक्टीरिया के अंदर भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें और ह्यूमन जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है उसमें थोड़ा सा फर्क होता है 19-20 का, लेकिन 95% चीज यही हो रही होती है। Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. ये देखो, ये आपका प्रोटीन बन गया आपका, ठीक है। सो दिस इज हाउ आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है बैक्टीरिया के अंदर, वो मोर और लेस ऐसे ही हो रही है, ठीक हो गया। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स थे, उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो आपको 3 अदद आपको नजर आ रहे होंगे। एक ये ब्लैक कलर का टी नजर आ रहा है आपको, ठीक है, और एक ये ब्लैक कलर का एम, और ये ब्लैक कलर का ट्रायंगल के अंदर सी नजर आ रहा है आपको। ये तीनों एंटीबायोटिक्स हैं। ये याद रखें कि आपका सी इज क्लोरमफेनिकोल, ठीक है, और एम इज फॉर मैक्रोलाइड। क्लोरमफेनिकोल और मैक्रोलाइड आकर अटैच कर जाते हैं 50s राइबोसोम के साथ। 50s राइबोसोम के साथ आकर जब ये अटैच करते हैं तो ये इसको इनइफेक्टिव बना देते हैं फॉर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस। इतना सा मैकेनिज्म है। अगर तुम लोगों से कोई पूछे कि क्लोरमफेनिकोल क्या करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकोल,
तो सिंपली ये याद रखिएगा कि क्लोरमफेनिकोल अटैचेस इटसेल्फ टू द 50S राइबोसोम ऑफ बैक्टीरियल राइबोसोम्स, ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। और ये सारा जो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है ये उसको आकर खराब कर देता है, ठीक है। और जो आपका ये टी है, दिस स्टैंड्स फॉर टेट्रासाइक्लिन, ये आपके 30S यूनिट के साथ आकर अटैच हो जाती है, ठीक है। और ये वहां आकर आपका राइबोसोम जो होता है उसको इनइफेक्टिव बना देती है, वो किसी काम जोगा नहीं रहता, और फिर बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो नहीं हो पाती, ठीक है। ये इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। इसको समझने के लिए तुम लोगों को मैंने इतना पूरी जो है वो कहानी तुम लोगों को डाली है। सिंपल ये चीज याद रखनी है तुम लोगों ने। टेट्रासाइक्लिन 30S यूनिट के साथ, क्लोरमफेनिकोल और मैक्रोलाइड 50S राइबोसोमल यूनिट के साथ, ठीक है। बाकी सारा काम नेचुरल राइबोसोम का इस सारे प्रोसीजर के लिए होना बेहद जरूरी है। अगर राइबोसोम नहीं होगा तो आपकी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किसी सूरत नहीं हो सकती, चाहे आपके पास मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, बाकी सब कुछ क्यों ना हो, बिकॉज राइबोसोम इट एक्चुअली प्रोवाइड्स यू दैट नेटवर्क या दैट मशीनरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसके बगैर इट्स इम्पॉसिबल कि प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोरमफेनिकोल की। क्लोरमफेनिकोल बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है। ओरली दे सकते हो, पैरेंटरली भी दिया जा सकता है, ठीक है। प्लेसेंटल बैरियर को बहुत इजीली क्रॉस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के अंदर इट माइट जस्ट बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड सिंस इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है, इसलिए आप इसको CNS के जो इश्यूज होते हैं उनमें भी दे सकते हो। इंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग यानी कि लिवर इसको मेटाबोलाइज कर रहा है, ठीक हो गया। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, मैंने पहले भी कहा था कि ये बैक्टीरियोस्टैटिक है, यानी कि ये बैक्टीरिया को फर्दर डिवीजन से रोकता है। किसके अगेंस्ट ये इफेक्टिव है ज्यादा? एच इन्फ्लुएंजी, सीरिया मेनिंजिटिस और बैक्टीरियोइडीज, ये दोनों आपके नमूनिया करवाने वाले बड़े शानदार बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरियोइडीज के अगेंस्ट भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसको हम नीमोकोकल और मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको हम रिकेट्सियल जो डिजीज होती हैं, जो कि रिकेट्सिया जो कॉज करवाता है डिजीजेस, उनके अंदर भी ये इफेक्टिव है। और बैक्टीरियोइडिस का नाम हम पहले ले चुके हैं। साथ ही साथ तुम लोगों ने पढ़ा होगा साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी जो होता है खास तौर पे, उसके अगेंस्ट भी ये एज अ बैकअप ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बैकअप ड्रग से मतलब है कि ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन या ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है आपका, ये एज अ बैकअप ड्रग है कि आपका जो इनिशियल ट्रीटमेंट अगर वो काम नहीं कर रहा तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। जहां तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो याद रखना इसका ब्लड सेल्स के साथ बहुत गहरा इसकी दुश्मनी है इसकी, ठीक है। RBC मैच्योरेशन नहीं करवाने देता, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स कंप्लीट मच्योर होते हैं, उनको ये इनहिबिट करवाता है, उनकी ये ग्रोथ नहीं करवाने देता। रेटिकुलोसाइट जो होता है, ठीक है, वो आपको ज्यादा नजर आएगा ऐसे बंदे के अंदर जिसके अंदर क्लोरमफेनिकोल की टॉक्सिसिटी या पॉइजनिंग हो गई है। ये जो चीज है ना ग्रे बेबी सिंड्रोम, ये तुम लोगों को काफी चांसेस हैं कि तुम लोगों को ये SCQ या एटलीस्ट MCQ की शक्ल में आ जाए। क्लोरमफेनिकोल का नाम जहां भी आएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम याद रखना। इसमें क्या होता है कि ये बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसके अंदर चूंकि RBC की डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, मेच्योर RBC होता नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपके पास जब RBCs नहीं होंगे तो आपकी जो साइनोसिस है वो बड़ी क्लियरली विजिबल होगी। साइनोसिस क्या होती है कि आपके फिंगर टिप्स, आपके नेल्स, आपके लिप्स जो होते हैं वो ब्लूइश कलर के होते हैं, ठीक है। और इसके साथ देयर इज गोइंग टू बी कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर भी फॉल कर जाएगा, तो उसका हार्ट रेट भी फॉल कर जाएगा। और बच्चे की जो शक्ल होती है ना, जो बच्चा पैदा होता है वो थोड़ी डार्क कंप्लेक्शन में होता है, थोड़ा ब्लूइश सा होता है, उसको हम ग्रे बेबी कहते हैं उसको, ठीक है। इसीलिए ये बहुत पेट MCQ आता होता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम इज ड्यू टू द टॉक्सिसिटी ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड, क्लोरमफेनिकोल, पेनिसिलिन, MRSA। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि ग्रे बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है और ये किस बीमारी नहीं, सॉरी, किस ड्रग की वजह से होता है,
ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन्स। टेट्रासाइक्लिन्स बहुत पुराने और बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होने वाले एंटीबायोटिक, ठीक है। इसके अंदर द ओरल अब्जॉर्प्शन इज वेरिएबल, मतलब अगर आप खाना खा लोगे तो डिक्रीज हो जाएगी, खाली पेट लोगे तो उसका ओरली ज़्यादा अच्छा अब्जॉर्ब होगा। ये भी प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करता है और ये भी एंटेरोहेपेटिक साइक्लिंग या लिवर के थ्रू जो होता है वो क्लियर होता है। इसकी एक प्रोटोटाइप होती है डॉक्सीसाइक्लिन, ये फीसिस से एक्सक्रीट हो जाता है। बाकी जितने भी इसके जो प्रोटोटाइप्स हैं टेट्रासाइक्लिन्स के, वो ज्यादातर जो है वो आपके यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। ठीक हो गया। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी इसकी मोस्टली जो है वो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के अगेंस्ट नजर आएगी, सिंस दिस इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। पिट्सिया, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, इन सब के अगेंस्ट इसका बड़ा अच्छा जो है वो रोल होता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आई है कि चूंकि ये काफी अरसे से इस्तेमाल हो रहा है और अच्छे इस्तेमाल से ज़्यादा बुरा इस्तेमाल इसका जो है वो ज़्यादा हो रहा है। बुरा इस्तेमाल से मतलब है कि लोग इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक तरह से इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसके अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस अब डेवलप होनी शुरू हो गई है और ये अब इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा इन्हीं बैक्टीरिया के अगेंस्ट। ठीक है, कब से तो उसको दे, अच्छा क्लिनिकली अगर आप उसको देखो तो दिस इज रिकमेंडेड फॉर माइकोप्लाज्मा निमोनिया। ठीक है, जो निमोनिया करवाती है, ठीक है। इसलिए ये चीज याद रखना कि दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर माइकोप्लाज्मा निमोनी। इसके अलावा क्लेमाइडिया, रिकेट्सी और विब्रियो, विब्रियो कॉलरी शायद तुम लोगों ने नाम सुना हो, जो कॉलरा करवाता है, उसके अगेंस्ट भी जो है ये यूज होता है। स्पायरोकीट जो होता है ना, ये वो स्पाइरल शेप जो मैंने तुम लोगों को बताई थी, ये उसके अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होता है। और स्पायरोकीट आपका करवाता है, सिफिलिस करवाता है आपका, ठीक है। यस, और लाइम डिजीज भी। लाइम डिजीज करवाता है, शाबाश शाबाश, वेरी गुड यार, तुम लोग माइक्रो बड़े अच्छी पढ़े हो, वेरी गुड। टेट्रासाइक्लिन्स जो होते हैं, सिफिलिस का भी जो जिक्र हुआ है, तो यहाँ नीचे मैंने यही लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेटिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफिलिस, टेट्रासाइक्लिन्स सिफिलिस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक हो गया। और अगर हम स्पेसिफिक डिजीजेस की बात करें तो उसके अंदर आपका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ जाता है, जो आपका पेप्टिक अल्सर करवाता है, ठीक है। उसमें आप टेट्रासाइक्लिन देते हो। लाइम डिजीज का भी जिक्र हुआ, डॉक्सीसाइक्लिन उसके अंदर दे देते हो। और मेनिंगोकोकल कैरियर स्टेट, अच्छा कैरियर स्टेट वो होती है कि जिसके अंदर आपको बीमारी ना हो लेकिन आपके अंदर बीमारी पैदा करने वाली वो तमाम बैक्टीरिया और तमाम वायरसेस मौजूद हों जो कि पोटेंशियली वो बीमारी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। सो मेनिंगोकोकल कैरियर्स वो होते हैं जिनके अंदर ये मेनिंगोकोकाई मौजूद तो होते हैं लेकिन वो डिजीज के सिम्टम्स और एक्चुअल डिजीज नहीं करवाते। इसके लिए आप मीनोसाइक्लिन दे देते हो, एम से मेनिंगोकोकल कैरियर, एम से मीनोसाइक्लिन आप देते हो, ठीक है। सो दीज आर स्पेसिफिक यूजेस ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स। ठीक हो गया। टॉक्सिसिटी इज द लास्ट थिंग फॉर टुडे जो आपके आती है इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन्स के अंदर। तो उसमें आपकी जीआई डिस्टर्बेंस, वही नोसिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सब लोगों का फेवरेट, ठीक है। अच्छा, इसमें भी चूंकि ये प्लेसेंटल बैरियर जो है वो क्रॉस कर जाता है, तो दिस कैन कॉज टूथ एनामल इरोजन इन यंग अनबॉर्न जो बेबीज होते हैं उनके अंदर, ठीक है। हेपेटिक टॉक्सिसिटी करती है क्योंकि इसने लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होना होता है। रीनल टॉक्सिसिटी करती है क्योंकि इसने यूरिन के थ्रू बाहर जाना होता है, ठीक है। अदर देन दैट दिस इज आल्सो गोइंग टू कॉज photosensitivity and vestibular toxicity. Photosensitivity is sensitivity to light. नॉर्मल लाइट भी बंदे को ज्यादा लगती है। और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी होती है, ये जो आपके कान के अंदर वेस्टिब्यूल होता है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस, उसको ये खराब करती है जो आपका टेट्रासाइक्लिन है, ठीक है। कि मैक्रोलाइड्स भी एक क्लास ऑफ एक एंटीबायोटिक्स है जो कि आपका बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है उसको ये रोकने के काम आती है ये, ठीक है। अब मैक्रोलाइड के अंदर प्रोटोटाइप्स में इसकी बात करें तो इसके अंदर तीन आपके मेजर प्रोटोटाइप्स हैं, एरिथ्रो, एजिथ्रो और क्लेरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये तुम लोगों को क्लिनिकली भी बहुत ज़्यादा ये एंटीबायोटिक जो है वो देखने में मिलेगी, बल्कि अभी पिछले ही दिनों जब ये कोविड-19 पेंडेमिक अपने पूरे जोर पर था तो उसमें एजिथ्रोमाइसिन जो थी वो बहुत ज़्यादा
जो थी वो देखने में आ रही थी, बहुत ज़्यादा ये सेल हुई है। जिन कंपनियों ने एजिथ्रोमाइसिन बनाई है उनकी चांदी हुई है। एजोमैक्स का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा कोविड के दिनों में। एजोमैक्स इज टेक्निकली एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ओरल बायोअवेलेबिलिटी होती है, बड़े आराम से आप इसको ओरली दे सकते हो, एब्जॉर्ब भी अच्छी हो जाती है ये, ठीक है। और ज़्यादातर जो है वो आपके जीआई में चली जाती है फॉर द फर्स्ट पास, ठीक है। और बहुत आसानी से ये बाकी के बॉडी टिश्यूज के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक हो गया। एरिथ्रोमाइसिन की एलिमिनेशन मोस्टली बिलियरी एक्सक्रीशन के थ्रू होती है, यानी कि ये बाइल के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होती है। और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो हेपेटिक और यूरिनरी एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर जाता है, ठीक हो गया। और क्लेरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग यूज नहीं होता वो एज इट इज यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट जो है वो हो जाता है, ठीक हो गया। अब इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है अगर उसकी हम बात करें तो उसके अंदर आपको ये देखने में मिलेगा कि ये जो आपका सारा सिलसिला यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, आपका बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस का, उसके अंदर ये चीज़ देखने वाली थी कि इसका स्पेसिफिक जो एक्शन होता है ना वो होता है ट्रांसलोकेशन के ऊपर, ठीक है। ये आकर 50s यूनिट सब यूनिट के साथ जो है वो माइंड कर जाते हैं। अब ट्रांसलोकेशन का जो अमल होता है उसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन के अंदर जो ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो यहाँ पर आकर अटैच होता है उस कोडॉन को रीड करते हुए एंटी कोडॉन के साथ, ये उस अमल को नहीं होने देता। ना यहाँ पर आकर ट्रांसफर आरएनए जो है वो अटैच होगा और ना ही अल्टीमेटली जो है ये इसके साथ प्रोटीन सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो अमल में आएगा इसके, ठीक हो गया। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी की अगर हम बात कर लें तो ये वो तमाम स्पीशीज हैं बैक्टीरियल जिसमें कैम्पाइलोबैक्टर, क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, लीजनेला, ग्राम पॉजिटिव कोका है ज़्यादातर, ठीक है, और कुछ ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म भी, ये तमाम जो हैं वो इसकी रेंज ऑफ एक्शन के अंदर आते हैं। ये तमाम जो हैं सेंसिटिव हैं टूवर्ड्स दिस स्पेसिफिक एंटीबैक्टीरियल, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन जो होती है वो हम स्पेसिफिकली जो है वो गोनरिया के अंदर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। एजिथ्रोमाइसिन का भी ऑलमोस्ट यही इसका होता है एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। क्लिनिकल यूजेज की अगर हम बात करें तो इस पे मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि तुम लोगों को इस थोड़ा सा स्पेसिफिक आउट कर दें कुछ चीज़ों को, जिसमें एरिथ्रोमाइसिन जो है ये इन तमाम के ऊपर एक्ट करती है। ये तकरीबन वही वाले हैं पेस्टिसाइड वाले, ठीक है। माइकोप्लाज्म, प्लाज्मा निमोनी, ठीक है, कोराइनी बैक्टीरियम, कैम्पाइलोबैक्टर, ठीक है, क्लेमाइडिया वगैरह, ये इन सब के अगेंस्ट एरिथ्रोमाइसिन जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है। लेकिन जब आप एजिथ्रोमाइसिन की बात करते हो तो उसमें ये तमाम बैक्टीरिया, इसके अलावा एच इन्फ्लुएंजी, कैटरालिस और निसीरिया, इनके अगेंस्ट भी एजिथ्रोमाइसिन इज एक्सट्रीमली रिलायबल एंड इट्स वेरी यूजफुल। यही वजह है कि कोविड-19 में जो निमोनिया हो रहा था वो उसको ट्रीट करने के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन दे रहे थे। आप देख सकते हो एच इन्फ्लुएंजी, मोरेजिला, नेसीरिया, ये तमाम जो हैं ये निमोनिया करवाने के बड़े, जिसको कहते हैं कि मतलब बैक्टीरिया ये कॉज करते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनी भी जो है वो इसी रेंज के अंदर आता है, ठीक है। क्लेरिथ्रोमाइसिन का भी ऑलमोस्ट ये सारा जो है वो ससेप्टेबल बैक्टीरिया की रेंज है, लेकिन इसके अलावा हम इसको माइकोबैक्टीरियम एवियम जो होता है, ठीक है, उससे प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट दोनों के लिए जो है हम अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम एवियम उसके अगेंस्ट भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। क्लेरिथ्रोमाइसिन अगर आप लोगों को याद हो तो पेप्टिक अल्सर्स के लिए भी जो है वो भी काफी हद तक इफेक्टिव होता है, क्योंकि ये एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को जो है वो अटैक करता है जाके। जहां तक इसकी टॉक्सिसिटी का ताल्लुक है तो इसमें जीआई इरिटेशन सब लोगों को पता है, स्किन रैशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इयोसिनोफिल्स आपके डिक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको इयोसिनोफीलिया जो है वो देखने में मिलता है। और हेपेटाइटिस ये प्रॉब्ली वाहिद है अब तक एंटीबायोटिक जिसका अगर प्रोलॉन्ग यूज़ किया जाए या इसकी यूजेज अगर जो है वो एक्सेसिव हो जाए तो दिस कैन अटैक द लिवर कॉजिंग हेपेटाइटिस। ये एक और चीज याद रखना, मैक्रोलाइड्स जो होते हैं ना ये टॉलरेट करने बड़े मुश्किल होते हैं। आप में से
अक्सर ने फील किया होगा जो लोग एजिथ्रो या क्लेरिथ्रोमाइसिन खाते हो ज्यादा, तो उनको ये रास नहीं आती, जिसको कहते हैं ना, मतलब बंदा जो होता है वो खाकर उसको अजीब घबराहट सी होने लग जाती है और अजीब उसका जो है वो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि ही इज नॉट इजी व्हेन ही टेक्स दिस ड्रग। तो ये अमूमन मैक्रोलाइड्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि ये अक्सर लोगों को जो है वो थोड़ा सा इस किस्म का रिएक्शन जो है वो करवा